राजनीतिक दलों का निर्माण क्यों होता है? तो किसी राजनीतिक दल के बनने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोई धार्मिक कारण हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो बहुत से कारण हो सकते हैं और उनमें से एक कारण हो सकता है कि धर्म के आधार पर भी पार्टियां बन सकती हैं। तो फ्रांस के अंदर एमआरपी, तो क्रिश्चियन डेमोक्रेट के नाम से पार्टी पाई जाती है इटली एंड जर्मनी में। इसके अलावा यदि आप इंडिया की बात करें तो ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट 1907 में मुस्लिम लीग यहाँ पे बनी थी। इंडिया में 1907 में मुस्लिम लीग बनी थी। उसके बाद हिंदू महासभा बनी थी। ये पार्टीज़ भी धर्म के आधार पर बनी हुई पार्टी थी। तो जापान में भी एक धर्म के आधार पर पार्टी पाई जाती है। कोमाइतो नाम की एक पार्टी है जो कि जापान में पाई जाती है, जो धर्म के आधार पर है। तो ये तो हमने धर्म के आधार पर पार्टियों को समझा। कुछ पार्टियां रेशियल आधार पर भी पाई जाती है, रंग रूप के आधार पर भी पाई जाती है, एथनिक और रेशियल आधार पर, जिसको बोलते हैं एथनिसिटी एंड रेशियल। एथनिसिटी का मतलब ये है कि सिमिलर रेस वाले जो लोग हैं, एक जैसे दिखने वाले जो लोग हैं। तो देयर आर मल्टीपल रेसेस, बहुत प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं इंसानों की भी। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रजाति है, डिफरेंट रेसेस हैं। जैसे इंडियन लोग थोड़े से अलग दिखेंगे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लोग थोड़े से अलग दिखेंगे, अंग्रेज़ थोड़े गोरे दिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आप चाइना की बात करें तो थोड़े से लोग अलग दिखेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? प्रजाति, रेस इसको बोलते हैं। तो डिफरेंट रेसेस के लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं। तो इसके आधार पर भी पार्टीज़ बनती हैं दुनिया के अंदर। जैसे कि इंडिया के जस्ट साउथ में जाएंगे तो श्रीलंका एक कंट्री है जिसको आइलैंड कंट्री कहते हैं। यहाँ पर भी रेस के आधार पर एक पार्टी पाई जाती है जिसका नाम है तमिल फेडरल पार्टी। अब यहाँ पर तमिल फेडरल पार्टी क्यों बनी होगी, इसको थोड़ा सा क्लोज करके देखते हैं। तो इंडिया के जस्ट साउथ में जहाँ तमिलनाडु है, ठीक है, जस्ट साउथ में। और ये तमिल के जो मछुआरे हैं या किसी कारण से ये दूसरे आइलैंड में जाते हैं जिसको श्रीलंका बोलते हैं। और श्रीलंका के जस्ट नॉर्थ में बहुत सारे यहाँ के लोग बस जाते हैं। तो समय बीतने के साथ, जैसे कि अंग्रेज़ों के द्वारा भी यहाँ पर चाय की खेती शुरू करी गई थी, तो इसलिए भी बहुत सारे लोग यहाँ पर काम करने के लिए गए थे। इसके अलावा इससे पहले भी लोग इस आइलैंड पे जाते रहते थे। तो जब यहाँ के लोग वहाँ पे बस जाते हैं तो श्रीलंका के जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है, जिनको सिंहली कहा जाता है, सिंहली लोग जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जो मेजॉरिटी में पाए जाते हैं, बहुमत में पाए जाते हैं, उनके साथ इनके क्लैशेस होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो तमिल के लोग हैं ये अपना एक राजनीतिक दल बना लेते हैं जिसको कहते हैं तमिल फेडरल पार्टी। तो ये श्रीलंका में पाई जाती है। श्रीलंका में तमिल फेडरल पार्टी क्यों बनाई गई? क्योंकि तमिल के लोग, तमिलनाडु के लोग वहाँ पे बसते हैं। उन्होंने बोला कि हम अपने इश्यूज़ को उठाएंगे। तो तमिल के लोगों ने बोला कि हमारी जो रेस है, हमारी जो प्रजाति है वो डिफरेंट है श्रीलंका के लोगों से। तो प्रजाति के आधार पर भी पार्टीज पाई जाती हैं। तो बहुत सारे साउथ अफ्रीका के लोगों को काम करने के लिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ले जाया गया था और वहाँ पर उनको बंदी बना के रखा जाता था, गुलाम बना के रखा जाता था, जंजीरों से बांधा जाता था। समय बीतने के साथ जैसे यहाँ पर डेमोक्रेसी रिस्टोर होती है तो इन देशों में निग्रोज़ के अधिकारों की बातें उठना शुरू हो जाती है। निग्रोज़ ऐसे लोग जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आए थे, जिनको माना जाता था कि दे आर ब्लैक, जिनको माना जाता था कि वो काले लोग हैं, इसलिए उनको नापसंद किया जाता था। तो साउथ अमेरिका के नॉर्थ वाले हिस्से में एक कंट्री आती है गुआना। यहाँ पर एक पार्टी बनाई गई है पीपल्स ऑफ नेशनल कांग्रेस, जो कि यहाँ के जो निग्रो लोग हैं उनके द्वारा बनाई गई है। जहाँ पर जो काले लोग रहते हैं, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आए थे, उनके द्वारा ये राजनीतिक दल वहाँ पे बनाया गया है। तो बहुत सारे दल भाषा के आधार पे भी बनते हैं। इंडिया में जाति के आधार पर भी बहुत सारी पार्टीज़ पाई जाती हैं। तो
जस्ट इंडिया के साउथ में तमिलनाडु में डीएमके एंड एआईएडीएमके पार्टी पाई जाती है, जो कि जाति के आधार पर बनाई गई थी, जिनका मेन मकसद ब्राह्मणों का विरोध करना था, क्योंकि वहाँ पर जो पावर थी वो ब्राह्मणों के हाथ में थी। देवर इन माइनॉरिटी, वो कम संख्या में वहाँ पर पाए जाते थे, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वहाँ के दूसरी जातियों से थे। तो उनके द्वारा ब्राह्मणों का विरोध किया गया, उनके मंदिर तोड़े गए। तो इस डीएमके के द्वारा शुरू में इस मूवमेंट को लीड किया गया था। सो डीएमके एंड एआईडीएमके जाति के आधार पर बनी हुई पार्टीज़ हैं। इसके अलावा इंडिया में आप बहुत सारी पार्टीज जाति के आधार पर देखते होंगे, जैसे बीएसपी एक जाति के आधार के ऊपर पार्टी है। देन समाजवादी पार्टी को आप देखेंगे, यूपी के अंदर जाति के आधार पर बनी हुई पार्टी है। सो इंडिया के अंदर जाति के आधार पर भी दल पाए जाते हैं। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक इश्यूज़ के ऊपर भी पार्टीज़ बनाई जाती हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स भी प्रभावित करते हैं किसी पार्टी को बनाने में। तो यदि हम इस तरीके से देखेंगे, बहुत सारे आधारों पर राजनीतिक दल बनते हैं, परंतु इसमें मुख्य रूप से 3 जो पहलू हैं वो इम्पोर्टेंट है। पहला है हिस्टोरिकल, दूसरा है सोशल इकोनॉमिक एंड तीसरा आइडियोलॉजिकल, जिसका मतलब ये है कि राजनीतिक दलों को बनाने में इतिहास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, नंबर 1। दूसरा सामाजिक और आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा है आइडियोलॉजी, विचारधारा। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि पहले स्थान पर है हिस्टोरिकल फैक्टर्स। ऐतिहासिक कारणों से भी राजनीतिक दल बनते हैं, जो राजनीतिक दलों का निर्माण करते हैं और उनका ढांचा कैसा होगा, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसको तय करते हैं। तो कैसे इतिहास इसको डिसाइड करता है? तो राजनीतिक दल कहाँ पे पाए जाते हैं? क्या राजाओं महाराजाओं के टाइम में राजनीतिक दल पाए जाते थे? नहीं पाए जाते थे। तो इसका मतलब यह है कि राजनीतिक दल भी कहाँ पे पाए जाएंगे? जहाँ पर मॉडर्न सिस्टम एग्जिस्टेंस में आ गया है, जहाँ पर समाज पारंपरिक से आधुनिक हो रहा है। पारंपरिक से आधुनिक का मतलब क्या है? जहाँ पर हम कृषि को छोड़कर उद्योगों की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही कृषि को छोड़कर उद्योगों की तरफ बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई समाज कृषि के ऊपर आधारित है, जैसे वेस्टर्न सोसाइटीज़ थी, तो वेस्टर्न सोसाइटीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर बनती है। अब लोग जो कृषि के ऊपर निर्भर थे, उन्होंने बोला कि यार कृषि से उतना पैसा नहीं आ रहा, तो हम इंडस्ट्रीज़ में काम करने जाते हैं। उनको अच्छे वेजेस वहाँ पे मिले, वहाँ पर कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन जाते हैं, उद्योगों के मालिक भी बन जाते हैं, और उन उद्योगों में काम करने वाले कुछ मैनेजर्स भी होते हैं। तो एक जगह पे जब वो रहना शुरू कर देते हैं, तो उसके कारण उनकी कुछ ज़रूरतें उभर कर आती हैं। जैसे कि उनको एजुकेशन चाहिए अपने बच्चों के लिए, तो उसके लिए वहाँ नियर बाई दोज इंडस्ट्रीज़ अपने स्कूल बना लेते हैं। इसके अलावा उनको स्वास्थ्य सुविधाएं जाएँ तो नियर बाई इंडस्ट्रीज़ वो अपने हेल्थ केयर सेंटर्स बना लेते हैं। तो जब ये जो स्कूल, जब इनके नियर बाई जो स्कूल बन जाते हैं और ये हेल्थ केयर सेंटर्स बन जाते हैं, तो इसके कारण इन स्कूलों में जो एजुकेशन दी जाती है वहाँ भी उस प्रकार की एजुकेशन होती है। अब इन स्कूलों में जो एजुकेशन दी जाएगी वो साइंटिफिक एजुकेशन दी जाएगी, और इसी के साथ इनका एक नया कल्चर डेवलप होता है, जिस एक नए प्रकार की संस्कृति डेवलप होती है। और नए प्रकार की इसी संस्कृति में धीरे धीरे राइट्स की बात भी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक समझदार व्यक्ति कुछ समय बाद अपने अधिकारों की बात करना भी शुरू कर देता है। तो इसी प्रकार से जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ थी, वहाँ पर इस प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशन के कारण, यानी कि कृषि से उद्योग बनने के कारण वहाँ की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में भी परिवर्तन होता है, राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन होता है। एंड मॉडर्नाइजेशन, एक शब्द आता है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन का मतलब ही ये है कि जिस प्रकार से आधुनिकीकरण आर्थिक क्षेत्र में हुआ, उसी प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में होगा। क्योंकि जब उद्योगों में काम करने वाले लोग किसी एक जगह पे रहेंगे, तो उनका एक नए प्रकार का कल्चर, नए प्रकार की संस्कृति बनेगी। वहाँ पर एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था आना शुरू हो जाएगी जो लोगों की चॉइस के ऊपर आधारित है। तो लोकतंत्र की बातें उठना शुरू होती है। तो जैसे ही वेस्टर्न सोसाइटीज़ में लोकतंत्र आता है, डेमोक्रेसी आती है, तो वहाँ पर राजनीतिक दल भी आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि शुरू में जब अमेरिका में क्रांति आई थी, तो कहा गया था कि हम लोकतंत्र तो स्थापित कर रहे हैं, बट राजनीतिक दलों का कोई भी स्थान नहीं होगा। बट समय बीतने के साथ, विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, एक ज़रूरत महसूस होती है। ऑब्वियस सी बात है, जब लोग, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो बहुत सारी कॉस्ट आ जाती है, बहुत सारी समस्याएं उनको फेस करनी पड़ती है। तो जब वो मिलकर कोई चुनाव लड़ते हैं, तो फिर उनको उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो इसलिए राजनीतिक दल एग्जिस्टेंस में आते हैं। तो ऐतिहासिक कारण यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब किसी देश में इंडस्ट्रीज लाई गई,
जब वहाँ के लोगों के कॉमन इंस्टीट्यूट बनना शुरू होते हैं तभी वहाँ पर राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। इसका एक एग्जाम्पल और दिया गया है, फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट 1832। 1882 में इंग्लैंड में फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट लाया गया था। अब ये फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट क्या था? तो ऐतिहासिक कारणों में एक कारण ये भी दिया जाता है कि किस प्रकार से इंग्लैंड में राजनीतिक दल बने। तो शुरू में इंग्लैंड में जब लोकतंत्र आया था तो कुछ ही लोगों को वोटिंग राइट मिले थे। ये कह दिया गया था कि जिसके पास ज़मीन है, जिसके पास जो ज़मीनों का मालिक है, जमींदार है, केवल उन्हीं को वोट डालने का अधिकार होगा। बट समय बीतने के साथ जैसे जैसे वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बनती गई तो एक नया मिडिल क्लास, नया मध्यम वर्ग उभर कर आया। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ये मध्यम वर्ग क्या होता है? तो एक उच्च वर्ग होता है, एक मध्यम वर्ग होता है और एक निचला वर्ग होता है। उच्च वर्ग कौन है? यदि आप पारंपरिक समाज की बात करें, जिसको आप सामंतवादी समाज कहते हैं, तो उसमें उच्च वर्ग थे राजा, राजकुमार और जो जमींदार थे, जो ज़मीनों के मालिक थे। और मध्यम वर्ग में भी इन्हीं को रखा जाता था। जिसके पास ज़मीनें कम थी उसको क्या बोला जाता था? मध्यम वर्ग। जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, जो नोबल था, जो राजा था, वो उच्च वर्ग का था। और जिसके पास मिडिल लेवल की ज़मीन थी उसको क्या बोला गया? मध्यम वर्ग। जिसके पास कुछ भी नहीं था उसको क्या बोला गया? निचला वर्ग। अब जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है तो इंडस्ट्री स्थापित होती है, उद्योग स्थापित होते हैं, तो नया मध्यम वर्ग। अब ये नया मध्यम वर्ग क्या है? नया मध्यम वर्ग वो लोग हैं जो पहले जा तो मध्यम वर्ग में थे या गरीब थे, यानी कि कुछ ज़मीनों के मालिक, थोड़ी सी ज़मीन उनके पास थी या बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी। अब जैसे ही इंडस्ट्री स्थापित होती है तो ये इन उद्योगों के मालिक बन जाते हैं। और जैसे ही ये लोग, कोई एक गरीब आदमी उद्योग स्थापित कर लेता है तो उसको मध्यम वर्ग बोला जाएगा। और जब वो गरीब आदमी दुनिया भर की संपत्ति इकट्ठी कर लेता है उसको उच्च वर्ग बोलेंगे। तो ये जो नए मध्यम वर्ग क्या थे? जो नए नए उद्योगों के अभी मालिक बने थे, जिनके पास अभी पैसा इकट्ठा होना शुरू हुआ था। तो ये एक नया मध्यम वर्ग वहाँ पर आता है इंग्लैंड में। और जैसे ही ये नया मध्यम वर्ग आता है तो राजनीतिक दलों का निर्माण शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर लोकतंत्र आ जाता है। और जैसे ही ये लोकतंत्र शुरू में चला था तो ये कुछ लोगों तक ही सीमित था। ये केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही अधिकार देता था, जिसके पास ज़मीन थी उसको वोट देने का अधिकार था। पर फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट 1832 में जैसे इंग्लैंड में लाया जाता है तो इस नए मध्यम वर्ग को भी वोटिंग के राइट्स मिल जाते हैं। नए मध्यम वर्ग कौन है? जो अभी अभी उद्योगों के मालिक बने हैं। जब नए मध्यम वर्ग में आप प्रोफेसर्स को रख सकते हैं, न्यू मिडिल क्लास। क्योंकि नया मध्यम वर्ग क्यों बोला जा रहा है? वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कोई डॉक्टर हो गया, कोई टीचर हो गया, प्रोफेसर हो गया, ये लोग अपने टैलेंट के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर उस ओहदे तक पहुँचे हैं। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बनी तो उसके साथ ही एजुकेशन की ज़रूरत महसूस हुई, तो जो टीचर कहाँ से निकले? उसी इंडस्ट्री के दायरे से निकले। अब जो डॉक्टर हैं उसके नियर बाई इंडस्ट्री के रहते हैं, उनको भी नया मध्यम वर्ग बोला गया। तो इन टीचर्स को, इन डॉक्टर्स को, इन नए उद्योगों के मालिकों को, जिनकी इनकम अभी कम थी, नया मध्यम वर्ग बोला गया। इनको भी वोटिंग के राइट दिए गए। और जैसे ही इनको वोटिंग के राइट दिए जाते हैं, इनका भी एक राजनीतिक दल बन जाता है। ठीक है। और फिर उसके बाद मज़दूरों को भी समय बीतने के साथ वोटिंग के राइट दिए गए। जैसे ही मज़दूरों को राइट मिलता है तो मज़दूरों का एक राजनीतिक दल बन जाता है। इससे हम समझ क्या रहे हैं? इससे हम ये समझ रहे हैं कि जब मध्यम वर्ग को वोटिंग का राइट मिला तो मध्यम वर्ग का राजनीतिक दल बना। जब गरीबों को राइट मिला तो गरीबों का राजनीतिक दल बना। तो हिस्टोरिकल कारण ये बताए जाते हैं कि इतिहास, हिस्टोरिकल फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट टू कंस्ट्रक्ट द पार्टीज। ऐतिहासिक कारणों से भी राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। दूसरा बताया गया है सोशल इकोनॉमिक फैक्टर। राजनीतिक दलों के निर्माण में सामाजिक और आर्थिक फैक्टर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो किसी राजनीतिक दल का जो नेचर है वो कैसी होगी, प्रकृति कैसी होगी, ये सामाजिक और आर्थिक स्थिति तय करती है। जैसे कि अगर किसी समाज में ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है तो वो राजनीतिक दल उस प्रकार का बनता है। ठीक है। किसी समाज के अंदर अगर शहरी जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है तो वो राजनीतिक दल उस प्रकार का बनता है।
सो ऑब्वियस सी बात है कि किसी गांव के अंदर यदि राजनीतिक दल का निर्माण किया जाएगा तो उसका आधार क्या होगा? उसका आधार इंडिया के केस में जाति होगा, ठीक है, धर्म हो सकता है। और शहर में यदि आप राजनीतिक दल का निर्माण करेंगे तो जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। हो सकता है कि शहर के लोग डेवलपमेंट की ज़्यादा बात करते हो, वो कहेंगे कि रोटी कपड़ा मकान बिजली हमें मिलती है या नहीं मिलती है, हम केवल जाति के आधार पर आपको वोट नहीं देंगे। तो वहाँ के लोगों की जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है राजनीतिक व्यवस्था के प्रति, जो वहाँ के लोगों की जो पॉलिटिकल कल्चर है, जिसको आप राजनीतिक संस्कृति कहते हैं, वो एडवांस लेवल का कल्चर है। तो शहर में राजनीतिक दल उस तरीके से बनेंगे, गांव में उस तरीके से बनेंगे। तो किसी भी राजनीतिक दल को बनाने में सामाजिक और आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है आइडियोलॉजी, विचारधारा। विचारधारा के आधार पर राजनीतिक दल बनते हैं, जैसे कि समाजवाद और साम्यवाद, ये विचारधारा के ऊपर बनाए गए राजनीतिक दल हैं। इन पार्टीज़ को लेफ्टिस्ट कहा जाता है, वामपंथी कहा जाता है। अब वामपंथी क्यों कहा जाता है? जो समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, साम्यवादी दल हैं, इनको वामपंथी कहा जाता है। वामपंथ का मतलब ये है कि जो लोग परिवर्तन के लिए स्ट्रगल करते हैं उसको वामपंथ कहा जाता है। वामपंथ का मतलब ये है कि जो प्रेजेंट की स्थिति से संतुष्ट नहीं है, जो चाहते हैं कि समाज के अंदर परिवर्तन होना चाहिए, उसको वामपंथ कहा जाता है। तो फ्रांस के बारे में एक कहावत कही जाती है कि उस लेजिस्लेचर में वहाँ का जो स्पीकर था, जो अध्यक्ष था, उसके द्वारा अपने मेंबर्स को संबोधित करते हुए कहा गया कि लेफ्टिस्ट काइंडली साइलेंट। तो लेफ्टिस्ट कौन थे उस विधान पालिका के अंदर? लेफ्टिस्ट वो लोग थे जो सरकार का विरोध कर रहे थे। तो एक तरफ सरकार के लोग बैठे हुए थे जो राइट की साइड में थे, जिसको बोलते हैं दक्षिण पंथ। जैसे आप बैठे हैं ना, जो दक्षिण में बैठे हैं और लेफ्ट में बैठे हैं। तो जो दक्षिण में बैठे थे, मान लीजिए ये सरकार वाले लोग हैं और वो ओपोजिशन वाले लोग हैं। ओपोजिशन वाले क्या करेंगे? सरकार का पक्ष करेंगे या विरोध करेंगे? सरकार का विरोध करेंगे। तो जो स्पीकर था, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, उसने बोला कि लेफ्टिस्ट वामपंथियों चुप करो, इनको बोलने दो। तो यहीं से लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट का कॉन्सेप्ट निर्मित होता है। राइटिस्ट का मतलब है जो लोग समर्थन करते हैं सरकार का, जो बोलते हैं कि प्रेजेंट का जो सिस्टम है वो बड़ा अच्छा है, जिसको स्टेटस को बोलते हैं हम, कि प्रेजेंट की व्यवस्था बहुत अच्छी है, हमने बहुत विकास कर दिया है। और जो ओपोजिशन में बैठे होंगे वो बोलेंगे कुछ नहीं किया है, परिवर्तन की ज़रूरत है, इसलिए उनको लेफ्टिस्ट बोला गया। तो राइट वालों को राइटिस्ट बोला गया, जिसको दक्षिण पंथ हिंदी में बोलते हैं। लेफ्ट वालों को लेफ्टिस्ट बोला गया, जिसको वामपंथ हम कहते हैं। तो वामपंथ में जो पार्टीज़ आती हैं उसमें रखा जाता है समाजवादियों और वामपंथियों को। राइटिस्ट में रखा जाता है मुख्य रूप से जो पूंजीपति वर्ग हैं उनको रखा जाता है। सो राइटिस्ट इनको कहा जाता है जो किसी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। समाज के अंदर जो एसिमेट्री है, समाज के अंदर जो असमानता है, उसको बनाए रखना चाहते हैं, उसको राइटिस्ट कहा जाता है। तो विचारधारा के आधार पर भी राजनीतिक दल बनते हैं, जैसे समाजवाद, साम्यवाद, जिसको वामपंथ कहते हैं। और दूसरी तरफ दक्षिणपंथी जो स्टेटस को मेंटेन करने की बात करते हैं कि समाज के अंदर जो असमानता है वो बनी रहनी चाहिए, उसमें आता है पूंजीवाद। तो कैपिटलिज्म के आधार पर भी पार्टीज बनती है। इसके अलावा दक्षिण पंथ के आधार पर कुछ पार्टीज और भी होती हैं जो किसी समाज के स्टेटस को मेंटेन रखने की बात करते हैं कि जैसी सोसाइटी है वैसी की वैसी बनी रहे। तो ऐसी पार्टीज, जैसे इटली के अंदर फासिज्म जो था, इसको राइटिस्ट पार्टी बोला गया। इसको क्या बोला गया? राइटिस्ट पार्टी। एंड जर्मनी के अंदर जो नाजी पार्टी थी, जो हिटलर की पार्टी थी, इटली के अंदर मुसोलिनी की और जर्मनी के अंदर हिटलर की जो नाजी पार्टी थी, इसको राइटिस्ट पार्टी बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि इसके द्वारा कहा गया कि जो जर्मन रेस है दैट इज़ सुपीरियर रेस। जर्मन की जो रेस है वो सुपीरियर रेस है। मुसोलिनी ने बोला कि इटली के लोग सुपीरियर लोग हैं, इसलिए इनको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी और समाज में असमानता को बढ़ावा देने की इनके द्वारा बात करी गई। तो इनके द्वारा अपने समाज के अंदर असमानता लाने के लिए और जैसी व्यवस्था है वैसी व्यवस्था बनाए रखने के कारण इनको राइटिस्ट आइडियोलॉजी कहा जाता है। इंडिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भी राइटिस्ट पार्टी कहा जाता है और कहा जाता है कि ये पार्टी भी स्टेटस को मेंटेन करने की बात करती है।
तो ये भी एक विचारधारा के ऊपर बनी हुई पार्टी है। आगे प्रश्न आता है कि क्या हर पार्टी की एक विचारधारा होती है? तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर पार्टी की एक कोई विचारधारा हो। अमेरिका के अंदर जो राजनीतिक दल हैं वह विचारधारा के प्रति उतने कमिटेड नहीं होते, उनकी कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है। जैसे अमेरिका में दो दल पाए जाते हैं, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स। दो दल पाए जाते हैं, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स। अब इनकी विचारधारा में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही पूंजीवाद का समर्थन करते हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। पर इनका अंतर है इश्यूज़ को लेकर, मुद्दों को लेकर इनमें काफ़ी मतभेद पाए जाते हैं। इसलिए लॉर्ड जेम्स ब्राइस के द्वारा कहा गया था कि अमेरिका के जो राजनीतिक दल हैं वह उन शराब की दो बोतलों की तरह हैं जिनके लेबल तो अलग अलग हैं, जिनके लेबल तो अलग अलग हैं, बट उनके अंदर जो शराब रखी गई है वो वैसी ही है। तो लेवल अलग अलग हो सकते हैं। तो इंग्लिश में लिखा है एज टू बोटल्स ऑफ वाइन लिकर बीइंग द सेम बट डिफरेंट लेवल्स, कि लेवल बाहर जो टैग लिखे होते हैं 8 PM बोर्ड का, वो अलग अलग दिखते हैं बट शराब एक जैसी है, वाइन एक जैसी है। इसलिए अमेरिका के जो राजनीतिक दल हैं उसके बारे में कहा जाता है उसके द्वारा विचारधारा के ऊपर कम जोर दिया जाता है। इसी के साथ डिसिप्लिन, कार्यकर्ताओं के डिसिप्लिन को भी मेंटेन करने का ज़्यादा प्रयास नहीं किया जाता। जैसे कि इंडिया में आप देखते होंगे कि कंगना रनौत के द्वारा कोई स्टेटमेंट दे दी गई तो भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि पार्टी का डिसिप्लिन आपको फॉलो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा कि आप कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हो। तो कंगना भी हरकत में आ गई और उसने बोल दिया कि मैं अब माफ़ी मांगती हूँ, मैंने जो स्टेटमेंट्स दी है पार्टी डिसिप्लिन के कारण ही मना किया है। अब दूसरी तरफ आप अमेरिका में जाएंगे तो ऐसा डिसिप्लिन कोई पार्टी मेंटेन नहीं करती, देयर इज़ नो एनी पार्टी डिसिप्लिन, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी इंडिया में पाई जाती है।